Morning, girls. Today we start with your topic of women empowerment, महिला सशक्तिकरण. ये धारणा कोई नई धारणा नहीं है. प्राचीन काल से ही महिलाओं को तृतीय वर्ग की नागरिकता मिली हुई है अंततः तौर पर, और इसे सुधारने के प्रयास हर युग में महिलाएं एवं कुछ गणीय पुरुषों ने किया है. और अब इसकी मात्रा या व्यापकता एक विशेष रूप ले चुकी है, जिसके तहत आज हम इसको अपने अध्ययन के विषय में भी पढ़ रहे हैं, है ना. सो विमेन एम्पावरमेंट इज अ कॉन्सेप्ट विच इज़ नॉट न्यू टू अस. विमेन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी जस्ट एज men are. Yet we have been treated as a second class citizen, which is unwritten, unsaid, yet well understood by the patriarchal society. In different ages, this concept has been well spoken about, adhered to, revolted for, and also thought about academically, socially, politically by different women leaders, stalwarts of society, and few wise men of the world. But time and again, even though there has been programs and different versions of the programs, improvements in those programs accepted and tolerated and taken up by the society, the status of women is still debatable. हालांकि हर युग में, हर देश में महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ न कुछ कार्य किए गए हैं, पर फिर भी आज भी महिलाओं की स्थिति जो है वह एक तर्क का विषय बन चुकी है. स्वामी विवेकानंद ने वर्षों पहले ये कहा था. उनकी दिव्य दृष्टि से उन्होंने ये देखा था और समझा था कि महिलाएं पुरुषों की तरह ही इस समाज और एक देश के अभिन्न अंग होते हैं. Men and women are like the two wheels of a cycle, the two wings of a bird. और इसीलिए उन्होंने कहा था कि जब तक महिलाओं के कल्याण के बारे में ये जगत नहीं समझेगा और उनकी दशाओं को नहीं सुधरेगा, तो कोई भी देश अपनी उड़ान पूरी नहीं भर सकता है. एक देश को उन्होंने एक चिड़िया का रूप दिया था, और हर एक चिड़िया के दो पंखों की तरह उन्होंने उसका पर्सोनिफिकेशन किया कि दो पंख यानी द मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ दैट कंट्री. डेमोग्राफिकली भी अगर देखा जाए तो जब हम किसी भी देश की जनांकिकीय स्थिति का ज्ञात करते हैं तो उसमें महिला एवं पुरुषों का अभिन्न अंग होता है और योगदान भी रहता है. हम कभी नहीं कह सकते हैं कि एक देश में सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का योगदान ज़रूरी है और महिलाओं का योगदान महत्वहीन है. ऐसा कहना ना केवल गलत होगा, बल्कि मेरे हिसाब से इट विल बी वेरी चाइल्डिश, राइट. जब हम ये जानते हैं कि दोनों का ही योगदान सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, टेक्निकली, लीगली तथा कल्चरली इम्पोर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं को द्वितीय वर्ग का स्थान देकर ये संभव या हासिल नहीं किया जा सकता है. आइए हम समझते हैं कि महिला सशक्तिकरण है क्या. बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस, इट्स अ काइंड ऑफ कंटिन्यूअस upliftment of the environment to make it congenial for women so that they are able to take their own decisions, take actions and control their own life and work freely. And this freedom should not only extend in their own lives but
a freedom of thought, freedom of speech, extended to freedom of access to education, opportunity of growth, employment, earnings, and also equal right towards everything and anything that is open to access for every unit of the society in the country. महिला सशक्तिकरण महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता को सम्मिलित करना होता है, जिससे कि सामाजिक सेवाओं के समान अवसर उन्हें प्रदान किया जा सके। राजनीतिक, आर्थिक नीतियों में उनका भागीदारी हो, समान कार्य में समान वेतन मिले, कानून के तहत सुरक्षा देने का अधिकार इत्यादि प्रदान हो। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के समान हक हो, उन्हें शिक्षा, कार्य तथा अपने जीवन और कार्य के प्रति स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का एक सुविधा प्राप्त हो या स्वतंत्रता प्राप्त हो। एक समाज में ऐसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो इन सभी राइट से या डिप्राइव्ड होती हैं, अर्थात उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। कुछ हद तक ये समाजी जकड़न का नतीजा होता है और कई जगह पे ये महिलाओं के में अपने अधिकारों के प्रति उपेक्षा की नतीजा होता है। महिलाओं और पुरुषों में जो भेद है, ये आज का भेद नहीं है, बल्कि युगों युगों का भेद है। और ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व का समस्या है। महिलाएं पुरुषों के समान होने का दावा करती हैं, उन्हें समानता की खोज रहती है और ये विश्व भर में पाया जाता है। उनकी ये जो चाह है या उनकी जो क्वेस्ट है कि वो इक्वालिटी को प्राप्त करे, समानता प्राप्त करे, ये विश्व भर की एक मांग है, प्रयास है, ताकि महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा मिले, कार्य करने की अवसर प्राप्त हो, इनहेरिटेंस यानी उत्तराधिकारी भी मिले, उत्तराधिकारी के जो राइट्स हैं, इनहेरिटेंस राइट्स, वो भी मिले। जीवन का एक अभिन्न अंग होता है मैरिज यानी विवाह, तो विवाह में भी उन्हें समान दर्जा मिले और नेशनली पॉलिटिक्स और न्याय यानी लीगली भी उनको समान दर्जा मिले पुरुषों के समक्ष। इस समानता को प्राप्त करने के लिए या समानता को उपलब्ध करने के लिए कई संस्थाएं गठित हुई हैं, कई प्रोग्राम्स या आप कह सकते हैं मूवमेंट्स लॉन्च हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें तो हमारे देश के जैसे बहुत सारे देश में महिलाओं को इन अधिकारों से वंचित नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम वास्तविकता को देखें तो योग्य होने के बावजूद महिलाओं को ये अधिकार नहीं दिया जाता है। हमारे संविधान में इन सारी चीज़ों के लिखित रूप से होने के बावजूद भी वास्तविक जीवन में इनका दूर दूर तक कोई निशान नहीं रहता है। सशक्तिकरण वह प्रणाली है जो इन गैप्स को, इन अंतराल को दूर करता है, महिलाओं को उस उस लेवल की कैपेसिटी प्रदान करता है ताकि उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाया जाए और वो खुद अपनी क्षमताओं को पहचाने, आगे आए और अपनी क्षमताओं के बल पर पुरुषों के समान बने। So we can say that empowerment is the process that creates power in individuals so that they can live their lives in society and in community freely and
on the basis of their capacity. तो हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण या सशक्तिकरण एक ऐसी प्रणाली है जो व्यक्तियों को उनकी अपनी शक्तियों से अवगत कराते हैं ताकि वो अपनी जीवन इस समाज में, एक देश में बेहतर रूप से और खुल के अपनी काबिलियत के अनुसार जी पाए. Feeling entitled to make your own decision creates a sense of empowerment. जब हम ये महसूस करते हैं कि हम अपने निर्णयों को खुद ले सकते हैं, तभी हमारे अंदर सशक्तिकरण की जो एहसास है वो जागरूक होती है और तभी लोगों को आसपास के जितने सारे फैसिलिटी सुविधाएं हैं उपलब्ध है या अवसर जो उपलब्ध है उनको पाने, उनको हासिल करने या उनको विदोहन करने की शक्ति मिलती है. So what does empowerment include? It includes the raising of the status of women. तो सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं की जो स्तर है उसको उभरा जाता है, उसको ऊंचा उठाया जाता है. यह कई चीज़ों के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे शिक्षा, प्रशिक्षण, साक्षरता और उनकी जागरूकता आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषयों पर. आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं में स्वयं की ताकत के बारे में चेतना जागृत की जाए, जिससे केवल महिलाओं का कल्याण ही नहीं होगा, बल्कि वे सामाजिक विकास की प्रवर्तक भी बनेंगी. महिलाएं जब अपनी शक्ति, क्षमता और आत्मविश्वास को जागृत करती हैं, तभी जाके वह सशक्त बनती हैं और आगे चल के एक बेहतरीन समाज को भी गठन करने में सहायक होती हैं. अब आते हैं इस बात को समझने में कि महिला सशक्तिकरण का क्या महत्व होता है एक अर्थव्यवस्था और विश्व के स्तर पर. Let us now understand the importance of women empowerment for a particular economy and at the global stage. महिला सशक्तिकरण न केवल एक समाज की उत्थान और प्रगति के लिए आवश्यक है, बल्कि अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इससे मानव पूंजी का भी विकास होता है, गुणात्मक तथा मात्रात्मक पहलुओं से. So empowerment not only develops the society, but it also enhances human resources qualitatively and quantitatively. यदि हम लिंग समानता की बात करते हैं तो इस विषय में भी महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है. जब लिंग समानताएं प्राप्त हों या इसकी उपलब्धि होती है, तभी एक देश में धारणीय या सतत विकास के बारे में कार्य आगे बढ़ सकता है, क्योंकि धारणीय विकास में पुरुष एवं महिला दोनों की ही सहभागिता आवश्यक होता है. केवल पुरुष की भागीदारी से धारणीय विकास संभव या लाभदायक नहीं होता है. इसके लिए महिलाओं की भी उतनी ही भागीदारी की आवश्यकता है. इसमें मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी. मान लीजिए पुरुष शिक्षित है, तो वे अपने दिनचर्या में या अपने जीवन में इन सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को क्षति ना पहुंचे. लेकिन अगर महिला शिक्षित ना हो, उसे इस बात का ज्ञान ना हो कि पर्यावरण हमारे लिए कितनी आवश्यक है, तो वो जब ईंधन का इस्तेमाल करेंगी घर पर या कूड़ा करकट को फेंकेंगी या चीज़ों का इस्तेमाल करेंगी, तो उसमें वो लापरवाही दिखा सकती है जिससे कि हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंच सकती है. यदि एक देश में, एक समाज में धारणीय विकास
को लागू करना है और धारणीय विकास को साथ में लेके चलना है, तो ज़रूरी है कि पुरुषों के साथ महिलाओं को भी इस बात का जागरूकता हो। और इसी कारण के लिए महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक है, ताकि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी उस समाज में धारणीय विकास के साथ साथ आर्थिक विकास में योगदान करें। लिंग समानता के बगैर ये संभव नहीं है। ये कहा जा सकता है कि लिंग समानता के बगैर किसी तरह का भी सामाजिक परिवर्तन असंभव हो जाता है। और इसीलिए अगर हम एक बेहतर समाज चाहते हैं, एक विकसित देश चाहते हैं, एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते हैं जो विकासशील नहीं लेकिन विकसित हो, तो उसके लिए सबसे बड़ा रूट इशू जो है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है लिंग समानता एक समाज में स्थापित होनी चाहिए। और इसके लिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। वैदिक कालीन संस्कृति स्त्रियों की उत्कृष्ट स्थिति की ओर संकेत करती है। वेद युग से ही स्त्रियों ने न केवल वैदिक अध्ययन किया है, इसके साथ साथ यज्ञों में भी भाग लिया है, मंत्र पढ़ा है, यज्ञ में भाग लिया है, और ज्ञान तथा विज्ञान की बातों में भी उनका पूर्ण योगदान रहा है। Since the Vedic ages, women had equal participation in every activity of the society, whether it is taking part in rituals, in conversations regarding science and social issues, or even political issues. वैदिक युग में बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां से नारी का जीवन दूर था. In the Vedic ages, we would find that there were no such traditions or cultures or conservative thoughts like child marriage, पर्दा system, etc. संपत्ति संबंधी अधिकार ही नहीं, बल्कि जीवन साथी के चुनाव एवं उससे विच्छेद के संबंध में भी इस काल की स्त्रियों की स्वतंत्रता थी. When we study the status of women in the Vedic ages, we will find that not only were they free to choose their life partner, but separating from them also was their decision, along with property related rights. All this and more was given to the women of that age as their birthrights. So, inheritance and also the right for choosing their life partner was their freedom. उत्तर वैदिक काल, जो सामान्यतः हम ईसा के से 600 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के 300 वर्ष पूर्व तक मानते हैं, महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति की दृष्टि से सम्मानीय था. So the age which we consider to be 600 years before Christ and 300 years after Christ was the prime age for women, when they were given not only equal status, but they were literally respected and given a high status in the society. धर्मशास्त्र काल का प्रारंभ 3री शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माना जाता है, और इसी काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई. But in the धर्मशास्त्र period, which is considered from the 3rd century to the 11th century, was the time period when the status of women deteriorated. लगभग 1500 वर्षों की लंबा राजनीतिक अस्थिरता और धर्मचार्यों की विभेदीकरण मनोवृत्ति के बाद 1947 में भारत की पहली बार एक संगठित, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य के रूप में उभरा. उस समय यह आशा की गई थी कि भारतीय समाज में पुरुष स्त्री के विभेद की समस्या को एक समाधान प्राप्त किया जाएगा.
परंतु वास्तविकता यह है कि स्त्रियों की स्थिति किसी न किसी रूप में आज भी पुरुषों के अधीन है और ये पुरुष प्रधान समाज बन के ही रह गई है। Even after 1500 years of a long wait of continuous political instability and dominance of religious heads, conservative school of thoughts, discriminant psychological practices, India got its freedom in 1947. And it was then looked upon that some or the other solution will be provided to take care of the discrimination between women and men. And a permanent solution will be brought in. But reality was far from this. Till now, the condition of women is not as it was dreamt about. Even today, we see glimpses, rather great glimpses, of the patriarchal society where women are still dominated by the rules that are laid down by men. इसीलिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता आज इतनी ज़्यादा महसूस की जाती है. This is why the need for women empowerment is so widely experienced and felt. जिसे हमने कुछ पॉइंट्स में आगे लिखा है. Firstly, gender discrimination persists, especially in India, and a lot of work is to be done in the field of women's education. महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ अभी करना बाकी है, क्योंकि लिंग भेद अभी भी काफ़ी प्रचलित है भारत जैसे देशों में. The gap in the male-female literacy rate is just a simple indicator. पुरुष स्त्री की जो साक्षरता अनुपात है वह एक सूचक है इस बात की कि कितना लिंग भेद आज भी मौजूद है. ओवरऑल जहाँ पे मेल लिटरेसी रेट 82% है, वहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ 65% है. तो आप देख सकते हैं कि लगभग 18 से 17% का अंतर है दोनों में, जो कि काफ़ी बड़ा अंतर है. सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में स्त्रियों की परिस्थिति पुरुषों के अधीन है, जिसे दूर करने के लिए या दूर करने की आवश्यकता है. स्त्रियों को महज एक हाउसवाइफ या घर पे बैठने के लिए या घर के काम कार्य करने के लिए एक जीव माना जाता है. स्त्रियों का सामाजिक शोषण आज अधिकांश समाज में एक समान ढंग से है, जिसे भी दूर करने की आवश्यकता है. वैवाहिक और न केवल वैवाहिक बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक तथा आर्थिक जो भी अंतर है और इन अंतरों को लाने वाले जो परिस्थितियां हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है. और ये दूर तभी हो सकता है जब महिलाएं अपने अधिकार, अपनी क्षमता से जागरूक होंगी. स्त्रियों का नैतिक शोषण दूर करने की आवश्यकता है. सामाजिक विषमता, हिंसा, शैक्षणिक विषमता, आर्थिक परितंत्रता, रोजगार में विभेद इत्यादि को समाप्त करने की आवश्यकता है. राजनीतिक क्षेत्र में भी स्त्रियों तथा पुरुषों में व्याप्त विषमता को दूर करना चाहिए. इसके लिए भी महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है. परंतु वास्तविकता ये है कि भारत में
पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में लंबी अवधि से जीवन व्यतीत कर रहे इन स्त्रियां स्वयं ही अपने आप को पुरुषों के अधीन मानने लगी हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यहाँ की जनसंख्या के 3/4 से भी अधिक हिस्से को इतना परंपरावादी बना दिया गया है कि उसमें कभी भी अपने अधिकारों के प्रति चेतना पैदा नहीं हो सकी। और ये सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल या बाधा है महिला सशक्तिकरण के प्रति। Living under the dominance of the male in the Indian society, the women of India have become used to this kind of a dominance and exploitation. Most of them have taken it up as their tradition, culture, duty, or as a habit, which has formed a huge obstacle for women empowerment. शिक्षा के अभाव के कारण अंधविश्वासों और मनगढ़ंत धार्मिक गाथाओं का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि पुरुषों से समानता के बारे में सोचना भी एक पाप के रूप में देखा जाता है। In many segments of the Indian society, due to lack of education, superstitions, and imaginary religious stories have taken such a big stage that equality with men is seen as a crime. अति सहनशीलता जैसे गुण को स्त्रियों की कमजोरी समझ लिया गया है और पुरुषों ने उनका मनमाना शोषण करना आरंभ कर दिया और यह जारी। Being of a more compromisable nature and of a more forgiving nature, women have shown themselves not as powerful human beings but as weak ones. The compromising, forgiving nature of women is misinterpreted by men, and they have taken it as an advantage to dominate and exploit women throughout ages. आज के बदलते हुए परिवेश में स्त्रियों ने जब समानता के अधिकार की मांग की या मांग किया है, तो कोई भी ताकत इसे अधिक समय तक दबाए नहीं रख सकता है, परंतु इसके कई बाधाओं को स्त्रियों को पार करना पड़ता है। Now that women have understood their rights and their birthright of being equal to men, they cannot be it. This entire concept, whether we call it revolution or whatsoever, cannot be stopped or cannot be kept under covers, but it has to face everyday obstacles in form of gender discrimination, lack of education, female infanticide, financial family responsibilities, low mobility, low need of achievement, dowry system, social status problems, marriage issues, domestic and social atrocities and violences. महिलाओं को कई सारी बाधाओं का सामना हर दिन करना पड़ता है और इसके विभिन्न रूप हैं, जैसे लिंग भेद, शिक्षा की कमी, महिला शिशुओं का मृत्यु, आर्थिक विषमताएं या आर्थिक बाधाएं, परिवार का दायित्व, गतिहीनता, एक जगह से दूसरी जगह जाने आने में महिलाएं इतनी सक्षम नहीं होती हैं, जोखिम लेने में डर, आगे बढ़ने में डर, ऊंचाइयों को छूने में जो एम्बिशन की कमी, सामाजिक निम्न स्तर, कुप्रथाएं जैसे डाउरी, दहेज प्रथाएं, चाइल्ड मैरिज सिस्टम जैसे बाल विवाह,
विवाह में जाति प्रथा तथा रिलीजन यानी धर्म संबंधी बाधाएं, और इनके सबके साथ मिल जाता है डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा तथा सामाजिक हिंसाएं महिलाओं के प्रति। ये सभी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए या सशक्तिकरण के लिए रुकावट की तरह और भयंकर रुकावट की तरह सामने आती हैं। इन सभी चीज़ों को लांघ कर महिलाओं को ये सारी चीज़ों को पार करते हुए अपने आप को सशक्त करना है, और इसीलिए समाज की ज़रूरत और भी बढ़ जाती है, दायित्व और भी बढ़ जाता है कि इन सभी ऑब्स्टिकल्स को समाज समझे और एक ऐसा वातावरण सामाजिक रूप से देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाए ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने में और अपनी शक्तियों को पहचानने में आसानी हो। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार महिला सशक्तिकरण को उन्होंने 4 मुख्य धारणाओं पर आधारित किया है। पहला, नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त करना, और दोनों लिंगों के बीच के संबंधों को समझना ताकि इनके बीच के संबंधों को बेहतर बनाया जा सके। दूसरा, अपने प्रति एक खास मर्यादा को प्राप्त करना, जिसे हम सेल्फ वर्थ भी कहते हैं। स्वयं को पहचानना, स्वयं के प्रति आदर विश्वास जगाना, उनकी अपनी काबिलियत पर कॉन्फिडेंस या आप कह सकते हैं विश्वास होना, जिससे कि वह अपने अधिकारों को समझे और अपने जीवन में वो सभी चीज़ों को सुधार सके जिससे वो अपने जीवन की डोर को अपने हाथों में ले सके। तीसरा है जनरेटिंग चॉइसेस फॉर एक्सरसाइजिंग बार्गेनिंग पावर, अपनी काबिलियत को बढ़ाना ताकि वो अपने खुद के डिसीशंस, निर्णय को ले सके और अपने हिसाब से चयन कर सके, और इसके लिए अगर ज़रूरी हो तो दूसरों से समझौता की वार्तालाप भी कर सके। चौथा, developing the ability to organize and influence the direction of social change, तो ना केवल अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानना बल्कि अपने अंदर इतनी ऊर्जा को जगाना, समन्वय करने की शक्ति को अर्जन करना ताकि वह सामाजिक तौर पर भी एक परिवर्तन और गतिशीलता तथा सकारात्मक परिवर्तन ला सके, जिससे कि एक बेहतर समाज और आर्थिक व्यवस्था देश के और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्राप्त हो सके। So, in short, empowerment would mean psychological sense of personal control or influence that will ultimately lead to social influencing, political power and legal rights. यानी महिलाओं को ये ज़रूरी है कि वो न केवल अपने अंदर की शक्तियों को पहचानें, अपनी काबिलियत को बढ़ाएं, स्वयं पर भरोसा करके आगे बढ़ें, बल्कि पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्रीय की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, सहजता और काबिलियत को प्राप्त करें।